अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है ये बड़ा ज़बरदस्त और कंसेप्चुअल आर्टिकल है और डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, ये इस चैप्टर का आर्टिकल है। टार्क टार्क स्टडी करेंगे हम लोग। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ और सिर्फ टार्क की डेफिनेशन ही करनी है कि टार्क होता क्या है। 4 डेफिनेशन मैं आपको सिखाऊंगा इसकी। और टार्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। पेपर में अक्सर आ जाता है व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों को पता नहीं लगता कि ये क्या है। असल में मूवमेंट ऑफ फोर्स टार्क को कहते हैं। आ जाए स्टार्ट करते हैं। बेटा आप सब लोगों ने ये कई मर्तबा डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, याद भी की होंगी 9th 10th में कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। टार्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जिस मर्जी से पूछे टार्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना तो आपको फोर्स का पता होना चाहिए। आपको अगर आपको फोर्स का पता लगेगा तो तभी आपको टार्क का भी पता लगेगा, अदरवाइज आपको टार्क की समझ नहीं लगेगी। आइए देखते हैं व्हाट इज फोर्स। अज्यूम करें यहां पर एक फुटबॉल पड़ा है। फुटबॉल समझ लीजिए रेस्ट पे पड़ा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे पड़ा है। आप इस पर लगाते हो फोर्स तो क्या होगा? आप इसको किक मारते हो, समझ लीजिए किक मारी आपने, फोर्स लगाई, तो आप देखेंगे कि ये बॉल यहां से मूव करके सीधा जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। वी आई से चेंज होकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी एफ। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इसकी। तो अगर आप लोग गौर करें ना, फोर्स ने क्या किया? फोर्स ने रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ले आई। याद रखिएगा, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करेगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर फोर्स एक्ट करी तो अगर वो रेस्ट पे है तो वो मूव करना शुरू कर देगा स्ट्रेट लाइन में। इसका उलट देखें, अगर कोई बंदा बॉल फेंकता है, अगला बंदा फोर्स लगा के उसको रोकता है तो वेलोसिटी चेंज हुई। फोर्स क्या करती है? बॉडीज की वेलोसिटी चेंज करती है। रेस्ट वाले को मोशन में लाएगी, स्लो को तेज भी कर सकती है, तेज को स्लो भी कर सकती है। यानी फोर्स लगाने से क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है। फोर्स लगाने से क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है। तो आपको पता है फोर्स लगाने से क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है। याद रखिएगा, जब भी फोर्स लगेगी ना, जब भी फोर्स लगेगी तो समझ जाइएगा लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हुआ। लीनियर एक्सेलरेशन से मुराद क्या है कि फोर्स लगाने से बॉडीज की लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लीनियर स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। रेस्ट वाला बॉडी मोशन में, मोशन वाला रेस्ट पे स्लो तेज हो सकता है, तेज स्लो हो सकता है, या फोर्स से वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन भी चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं टार्क की। अज्यूम करें आपने ना जमीन के अंदर एक रॉड लगाया हुआ है, जमीन के साथ एक रॉड लगाया हुआ है। यहां पर आपने ये जमीन का एक समझ लीजिए एक ये इस तरह से आपके पास जमीन के अंदर आपने एक रॉड लगाया हुआ है। यहां पर यहां एक फुटबॉल रखा आपने, फुटबॉल, और इसको इसके साथ बांध दिया रस्सी से। रस्सी से फुटबॉल को बांध दिया रॉड के साथ। अब जब आप इस फुटबॉल को किक मारोगे ना, ये फुटबॉल इसके गिर्द घूम जाएगा। ऐसे फुटबॉल इस रॉड के गिर्द घूमना शुरू कर देगा। आप खुद सोचें कि मैं इसके साथ यहां पर फुटबॉल बांधूं, उसको जब धक्का मारूंगा, किक मारूंगा इस डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा? वो इसके गिर्द ऐसे घूमेगा ऐसे। तो याद रखिएगा, जब हमने फुटबॉल को रस्सी के साथ एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, बांध दिया,
और तब फोर्स लगाई, तो तब फोर्स लगाने से क्या हुआ कि आपका फुटबॉल इसके गिर्द घूमना शुरू कर गया। तो वो फोर्स जिसके लगाने से बॉडी किसी पॉइंट के गिर्द टर्न करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे, तो उसको फोर्स नहीं, उसको टार्क बोलते हैं। ये समझिएगा, ये फुटबॉल, ये आपका मार्कर है। मैं इसको अगर सिर्फ यहां से ऐसे फोर्स लगाऊं तो आप देखेंगे सीधा जाएगा, ये सीधा, ये फोर्स है। अगर मैं इसको यहां से फिक्स कर दूं, यहां से ऐसे इसके अंदर राड लगा दूं यहां पर, अब फोर्स लगाऊंगा तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसके गिर्द घूम रहा है। यानी लगाई फोर्स, और लगाने से, फोर्स के लगाने से बॉडी के अंदर टर्न, रोटेशन पैदा हो गई, तो उसको टार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टार्क। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ लगी होगी कि टार्क क्या है। लगाई फोर्स, बॉडी को, उस बॉडी को एक पॉइंट से फिक्स करना लाजम है, अगर नहीं फिक्स करोगे तो वो घूमेगी नहीं। फिर दरवाजा है, दरवाजा, साइड पर काबले लगे होते हैं, आपको पता है काबले। अगर आप काबले खोल लो, पेच खोल लो, उसको किक मारो, दरवाजा क्या घूमेगा? दरवाजा गिर जाएगा। ये फोर्स थी। लेकिन अगर आप उसके काबले लगाकर फिक्स कर दो उसको, अब आप उसको किक मारोगे, वो दरवाजा घूमेगा उस पॉइंट के गिर्द। तो लगाई फोर्स, पैदा हुई रोटेशन, तो उस फोर्स के टर्न पैदा करने वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। अब अगली इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। ये पहली डेफिनेशन थी, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, दूसरी। टार्क इज द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने अभी देखा फोर्स लगाने से लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हुई, फोर्स लगाई, लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हुई। यानी फोर्स जब लगेगी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी चेंज होगी, तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी फोर्स के लगाने से। लेकिन अगर टार्क लगाएंगे तो बॉडी की कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी दायरे में वेलोसिटी चेंज होगी, तो दायरे में वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। आप खुद सोचे इसकी, इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी 0 है, मैंने इसको लगाया ऐसे फोर्स, तो ये घूम पड़ा, ये फोर्स नहीं थी, ये टार्क था। टार्क लगाने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हुआ, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो आपने देखा कि टार्क के लगाने से एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, समझ जाइएगा टार्क नहीं इस पर एक्ट कर रहा, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो टार्क नहीं होगा। ये आपने फोर्स वाले केस में तो पढ़ा हुआ है ना कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, और उस पर लगने वाली टोटल फोर्स भी क्या होगी? 0 होगी। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि टार्क इज द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। थर्ड डेफिनेशन आ जाएंगे। ये डेफिनेशन फार्मूले से ली गई है, और इसमें आपको ये समझाएंगे कि टार्क की वैल्यू निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं ये समझाएंगे। ये फार्मूला आप सबको पता है, टार्क का होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये फार्मूला है इसका। यहां पर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसका? पोजीशन वेक्टर आर का। याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर हमेशा टेल ओरिजिन पर होती है।
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पोजीशन वेक्टर आर की टेल कहां होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस जिसके गिर्द बॉडी ने घूमना है, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने घूमना है ना, जिस पॉइंट के गिर्द समझ लीजिए बॉडी ने घूमना है ऐसे, तो इस पॉइंट में से गुजरने वाली लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो पोजीशन वेक्टर आर की टेल होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और हेड कहां होगा? जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है ना उस पॉइंट पर हेड होगा। तो आपने इस पोजीशन वेक्टर आर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ? अप्लाइड फोर्स के साथ। यानी आपने जो फोर्स लगाई उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कराना है, पोजीशन वेक्टर आर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आइए मैं आपको समझाता हूं, प्लीज सुनिएगा। समझ लीजिए ये आपके पास एक नट बोल्ट है, नट बोल्ट, ये ऐसे, ये नट बोल्ट है आपके पास। इसको अगर हमने टाइट करना हो या खोलना हो तो आप सबको पता है यहां पर हम लोग रेंच डालते हैं, रेंच। ये रेंच डाल दिया हम लोगों ने, यहां पर ये रेंच डाल दिया भाई। तो रेंच डालते हैं इस नट को खोलने के लिए भी और इस नट को कसने के लिए भी रेंच डाला जाता है, रेंच। ओके, समझ लीजिए आपने यहां पर फोर्स लगाई नीचे को, ये फोर्स लगाई आपने नीचे की जानिब, ये फोर्स लगा दिया आप लोगों ने नीचे की जानिब। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर है, इधर से ये जो लाइन गुजर रही है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके पास। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहां तक का ये जो वेक्टर आएगा, ये इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यानी अगर आपने इस रेंच का इस नट बोल्ट पर जो टार्क निकल रहा है वो अगर आपने मालूम करना है तो आप लोग इस आर का और इस एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो टार्क आएगा। मैं आपको सिखाता हूं कैसे लेना है, प्लीज गौर करिएगा। देखिएगा ये टार्क का आर क्रॉस एफ कैसे लेना है मैं आपको सिखाता हूं, सोचिएगा। आर क्रॉस एफ होता है आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड साइन, और इन दोनों वेक्टरों के दरम्यान में जो एंगल है वो थीटा, और एन जो है, एन हैट, ये टार्क की डायरेक्शन बताएगा। सुनिए मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, ये मैग्नीट्यूड आर हैट, ये मैग्नीट्यूड, ये असल में इस वेक्टर की लंबाई को शो करेगा, लंबाई को। समझ लीजिए यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है ना, ये आर का मैग्नीट्यूड है। समझ लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर, 2 मीटर है ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे फोर्स को। फोर्स आप समझ लीजिए कि फोर्स है 50 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इस फोर्स और आर के दरम्यान में जो एंगल है वो देखिए कितना है, वो है 90 डिग्री। तो आपने यहां पुट करना है 2, यहां पुट करना है 50 साइन 90, तो आपके पास टार्क निकल आएगा 2 × 50 साइन 90, तो टार्क का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो आपके पास जो टार्क आएगा ना, टार्क उसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड 2 × 50 साइन 90 डिग्री, तो जवाब आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से टार्क निकालते हैं। अब एन हैट ये देखना पड़ेगा, एन हैट क्या है? एन हैट डायरेक्शन है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आपको याद होगा, पिछले आर्टिकल में पढ़ा था हमने वेक्टर प्रोडक्ट में। आपने आर क्रॉस एफ, इसको टार्क बोलते हैं, टार्क की डायरेक्शन है ये एन हैट। ये डायरेक्शन निकालने के लिए ना आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस आर और एफ की टेल्स को मिलाना है। आर और एफ की टेल्स को मिला दें, आर की और एफ की टेल्स को मिला दें ताकि प्लेन बन जाए। तो आप देख लें एक प्लेन बन गया, ये प्लेन, व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन बन गया। ये आर और एफ, इनकी टेल्स मिला लेनी है।
मैं आपको बता रहा हूं कि राइट हैंड रूल क्या है। आपने अपना राइट हैंड जो है ना इसको पहले वेक्टर के ऊपर रखना है, पहले वेक्टर के अलोंग। तो आर के ऊपर अपना हाथ रखा और उंगलियों को फोर्स की तरफ कर्ल किया छोटे एंगल से, इधर को आर की जानिब हाथ रखा और इधर को कर्ल किया फोर्स की जानिब, और अंगूठा आपका किधर को आ रहा है, अंदर की जानिब। तो टार्क की डायरेक्शन जो है वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और अंदर को है। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे घुमाओगे, तो आप देखेंगे ये नट आपका अंदर को जाना शुरू हो जाएगा, आपका नट कसना शुरू हो जाएगा, अंदर को जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन निकल आएगी। अगर आप इसको फोर्स लगाते हैं ऊपर को, ऐसे घुमाते हैं, तो ये बाहर को आना शुरू हो जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल लेते हैं कि आपने आर वेक्टर और एफ वेक्टर की टेल्स को मिलाना है। सबसे पहले जैसे जैसे लगाई है आपने, जिस भी डायरेक्शन में आर है और जिस डायरेक्शन में फोर्स है, उनकी टेल्स को मिला देना है। देखो इसकी टेल और इसकी टेल मैंने मिला दी है। फिर आपने आर को रखना है हाथ और फोर्स की तरफ टर्न करनी उंगलियां, अंगूठा जिधर को होगा उधर को टार्क होगा। तो इसकी डायरेक्शन एन हेड का मतलब है कि टार्क की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, पेपर बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। अज्यूम करें ये फोर्स अगर नीचे को ना होती, फोर्स ऊपर को होती, ऊपर को, फिर क्या करना था आपने, इनकी टेल्स मिलाओ। आर तो वही है, एफ ऊपर को होना था। अब राइट हैंड रूल लगाएं, वेक्टर आर पर हाथ रखना। बेटा ये आर पर ही क्यों रखना है, ये फार्मूला बता रहा है कि पहले आर है एफ बाद में है। आर पर हाथ रखा और एफ की तरफ कर्ल किया उंगलियों को, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, तो ये जब घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये नट आपकी जानिब आएगा, टार्क क्योंकि आपकी जानिब है। तो इस तरह से हम लोग टार्क का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस तरह से टार्क की डायरेक्शन निकालेंगे। अब लास्ट चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ चौथी डेफिनेशन, ये 9th में है, ये 9th क्लास की डेफिनेशन है। इसमें ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कुछ है याद हो, एल एफ, टार्क इज इक्वल टू एल एफ। ये असल में फार्मूला आपको टार्क की डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, टार्क का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई उसका प्रोडक्ट करें किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने जो फोर्स लगाई उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फासले के साथ। कौन सा फासला भाई, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की लाइन, इनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर फासला है इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। यानी आपने ये फोर्स लगाई, फोर्स ऐसे जा रही है ऊपर को, तो यहां से लेकर इस एक्सिस तक का ये जो परपेंडिकुलर फासला है, इस फासले को इस फोर्स से मल्टीप्लाई करा दें, फोर्स के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास टार्क निकल आएगा। यहां एल से मुराद ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये एल होता है, इसको मोमेंट आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। तो बेटा आपने इस परपेंडिकुलर फासले को इस फोर्स के साथ, फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको टार्क का मैग्नीट्यूड मिलेगा। बेटा असल में ये फार्मूला और ये फार्मूला, इनमें सिर्फ दो फर्क है, बकाया सब कुछ वही है। एक तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाला गया है, डायरेक्शन नहीं निकाली गई। तो इधर एन हेड था, इधर एन हेड नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। और दूसरा जो है वो ये है कि यहां पर थीटा कोई भी हो सकता है, फोर्स और आर के दरमियान में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तब अप्लाई किया जाएगा जब फोर्स और एल आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, सिर्फ तब अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं होगा। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 होगा, तो साइन 91, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा और ये भी नहीं लिखा जाएगा। ये फिर कहां से आए,
आर का मैग्नीट्यूड जो होता है ये एल है, इसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, और फोर्स का मैग्नीट्यूड ये फोर्स एफ है। तो मोमेंट आर्म क्या चीज है? ये जो फोर्स की लाइन है, इस लाइन से लेकर इस एक्सिस तक ये जो परपेंडिकुलर फासला है, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। बात गौर से सुनिएगा, अगर मैं इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, तो आप बड़ा गौर से देखें कि इस फोर्स की जो लाइन है ना, फोर्स की, ये फोर्स सीधी कहां से गुजर कर जा रही है? ये फोर्स सीधी एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजर रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया ना। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है एल। अगर आप फोर्स ऊपर को या नीचे को लगाएंगे तो फिर ये मोमेंट आर्म है, क्योंकि ये फोर्स के परपेंडिकुलर फासला है। लेकिन अगर आप फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से ये गुजर जाए, फोर्स इसके अंदर से गुजर जाए, तो आपका मोमेंट आर्म जीरो हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, क्योंकि उसके अंदर से गुजर गई तो फासला नहीं रहा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये चारों डेफिनेशन समझ लगी होगी। ये था टार्क। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।